एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। लास्ट क्लास में अपन ने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पूरा पढ़ लिया था। अब अपन ऐसे फैक्टर पढ़ने वाले हैं जो हमारे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट इज अल्फा को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो उन फैक्टर की अपन आज बात करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है जो हमारे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करता है, वो पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर हमारे अल्फा को किस तरह से अफेक्ट करता है उसकी बात करते हैं। ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं वैसे वैसे मेरा अल्फा क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका डिसोसिएशन है ना, जो आपका डिसोसिएशन है, आयनाइजेशन है, वो क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वो क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होता है भाई, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही क्या होगा भाई, आपका अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरे फैक्टर पर मूव करते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारे पास डाइल्यूशन। दूसरा फैक्टर कौन सा आ रहा है, डाइल्यूशन। अभी अभी अपन ने पढ़ा है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में कि डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, अल्फा बढ़ जाता है। ऐसा पढ़ा था ना भाई कि अल्फा जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम के। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका क्या हो जाता है, अल्फा बढ़ जाता है। यही तो अपन ने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में सीखा था भाई। थर्ड फैक्टर की अगर बात करें तो थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या आता है भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड। किस तरह से, जैसे कि हम बात करें कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सभी सोल्ट, ऑल सोल्ट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पर बात करूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट जानते हो ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस। इनके लिए जो अल्फा होता है ना वो वेरी वेरी लेस देन क्या होता है, 100%। 100% से बहुत कम, मतलब इनका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है ना वो बहुत कम आता है। मतलब बहुत कम ये डिसोसिएट या आयनाइज होते हैं। इनका अल्फा 100% से बहुत कम होता है। तो हमारे पास अभी तक अपन 3 फैक्टर पर बात कर चुके हैं। पहला फैक्टर हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा बढ़ रहा है क्योंकि जो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन जो प्रोसेस है ना वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एनर्जी जरूरत है, टेम्परेचर जरूरत है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे मूव करेगी तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा डाइल्यूशन। अपन ने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में यही तो सीखा था कि जैसे जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को अल्फा, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे अल्फा आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के। थर्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए अल्फा 100% होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए अल्फा कितना होगा भाई, वेरी वेरी लेस देन 100%। और जो फोर्थ फैक्टर आता है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर से आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। फोर्थ हमारे पास है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि आपके सॉल्वेंट का नेचर क्या है इस पर भी आपका अल्फा डिपेंड करता है। किस तरह से कि ऐसा सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट जिसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप किससे डिनोट करते हो, म्यू से। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए अल्फा क्या आता है, ज्यादा आता है। और जिसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी उसके लिए अल्फा क्या आता है, कम आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास अलग अलग सॉल्वेंट हैं। जैसे हमारे पास वाटर है, हमारे पास D2O है, हमारे पास बेंजीन है। तो यहाँ पर अगर मैं इनके म्यू की बात करूँ तो इन वाटर का म्यू होता है 81, D2O का होता है 79 और बेंजीन का होता है लगभग 2.5। तो ऊपर से नीचे जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा म्यू कम हो रहा है, और म्यू कम हो रहा है तो अल्फा भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन से जुड़ा हुआ है। ऐसे कैसे, जैसे कि आप समझो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि
NaCl की बात करते हैं। NaCl का तो अल्फा 100% होता है, ठीक है। फिर भी एक मान के चलो कि NaCl है, जैसे उठा के आप पानी में डालोगे, पानी में डालोगे तो क्या होता है कि ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर वाटर क्या करेगा, इसकी चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, तो वाटर इसे क्या करेगा, सराउंड करेगा, मतलब इसका सॉल्वेशन करेगा, ठीक है। अब इसका जो वाटर होता है उसका म्यू कितना होता है, म्यू 81 है। 81 का मतलब ये है कि ये कैटायन या एनायन के चार्ज को, एनायन के चार्ज को 81% तक कम कर देगा, और जितना चार्ज कम होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा टूटेगा। मतलब अल्फा ज्यादा हो उसके लिए ये जरूरी है कि आप जिस सॉल्वेंट में से डिसॉल्व कर रहे हो उसका म्यू ज्यादा हो, उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा अल्फा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास 4 फैक्टर जिन पर हमारा अल्फा डिपेंड कर रहा है। पहला टेम्परेचर, दूसरा डाइल्यूशन, तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और फोर्थ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पे हमारा अल्फा मेनली डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है मिक्सिंग ऑफ आयन, की मिक्सिंग ऑफ आयन पे अल्फा का क्या इफेक्ट होता है, अल्फा किस तरह से चेंज होता है उसकी बात करता हूँ। मिक्सिंग ऑफ आयन में हमारे पास 2 टाइप के इफेक्ट आते हैं, एक आता है कॉमन आयन इफेक्ट और दूसरा क्या आता है हमारे पास, ओड आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें क्या हो, कॉमन आयन हो, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट इज अल्फा डिक्रीज हो जाता है, उसे अपन कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। और ओड आयन इफेक्ट क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स किया जाए जिसमें उसका ओड आयन हो, तो मिक्स करने पर उसका अल्फा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे अपन ओड आयन इफेक्ट बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन की बात हुई, डेफिनेशन से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है अभी तो। अब अपन इसे एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। बाबा जी समझा रहे हैं, जल्दी से समझ लो, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ मैं CH3COOH, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, ये पूरी तरीके डिसोसिएट होगा ही नहीं, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, ठीक है। और यहाँ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें इसका कॉमन आयन हो, जैसे कि CH3COONA, ये तो 100% डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं जिसमें कॉमन आयन है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें उसका कॉमन आयन है, जब उसे मिक्स करते हैं तो उसका अल्फा डिक्रीज हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ऐसा क्यों होता है, अब जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है उसमें जो एसिटेट आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। और अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये जो वीक वाली है, जो हमारी रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो अल्फा क्या होगा भाई, कम हो जाएगा ना वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा की टेंशन नहीं है, इसका अल्फा तो 100% है, इसका अल्फा कितना है, 100% है। अब यहाँ पर इसका अल्फा डिपेंड कर रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की साइड ज्यादा हो गई, और जैसे ही प्रोडक्ट की साइड ज्यादा हो गई, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, और जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो अल्फा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना यार, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, हमारा अल्फा कम हो जाता है। और ओड आयन इफेक्ट को समझते हैं, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ओड आयन इफेक्ट। ओड आयन इफेक्ट को समझना कि क्या बोलता है, ओड आयन इफेक्ट। ओड आयन इफेक्ट समझना, हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यही ले लेते हैं CH3COH, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये डिसोसिएट हो रहा होगा CH3CO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव के फॉर्म में। हम एक, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं NaOH, ठीक है, इसमें इसका कॉमन ओड आयन है, कॉमन आयन नहीं कोई भी, ठीक है। तो ये तो 100% वही होगा ना, ये तो भाई से रब करना है,
फ्लो में हो गया यार। ठीक है, इसे रब कर लेते हैं और जैसे ही रब करेंगे तो ये समझ आ जाएगा। यहाँ पे समझते हैं, इसे रब कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से पेन ले लेते हैं नया रफ्तार में। आ जाओ, अब क्या करते हैं, जैसे ही ये NOH है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के फॉर्म। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये जो H है और जो OH है, उन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, वाटर बना लिया। अब ये जब इन्होंने वाटर बनाया तो ये जो H प्लस है उसकी प्रोडक्ट की साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही प्रोडक्ट की साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगी H प्लस की, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारा जो अल्फा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑड आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण अल्फा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ऑड आयन इफेक्ट के कारण हमारा अल्फा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ आयन पे भी अल्फा का इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स जिस पर अपन ने अल्फा पर बात करी। अब नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, फॉर विच डाइल्यूशन लो इज एप्लीकेबल। आप जानते हो जो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लो है वो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। NaCl हमारा सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सोल्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारा वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस पर एप्लीकेबल होगा भाई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ 10 की पावर -2 मोलर HCN सॉल्यूशन इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -3। हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। आप एक बात जानते हो कि जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसके बराबर आती है, C अल्फा के बराबर। ठीक है, अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -3, C कितना है, 10 की पावर -2। अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या होगा, 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, दैट इज 10 की पावर -1, दैट इज 0.1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई परसेंटेज में बात करें तो अल्फा परसेंटेज में कितना होगा, 0.1 × 100, दैट इज 10%। 10% हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 10 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इफ Ka इक्वल टू 10 की पावर -5 देन फाइंड आउट। आपको तीन चीजें फाइंड करनी है, अल्फा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और pH। हमें C पता है, C कितना है, C हमें पता है 10 मोलर है। ठीक है, और हमें Ka की वैल्यू पता है, Ka कितना है, 10 की पावर -5। हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, हमें pH कैलकुलेट करना है। हम एक चीज जानते हैं कि Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है। तो K की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -5, C की वैल्यू कितनी है, 10 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर -6 और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। तो पहली चीज तो आ गई कि अल्फा इक्वल टू 10 की पावर -3। दूसरा हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। हम जानते हैं कि जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसके बराबर आती है, C अल्फा के बराबर आती है। तो C कितना है, 10 मोलर, अल्फा कितना है, 10 की पावर -3। यहाँ पर आ जाएगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 मोलर, याद रखना है। ठीक है, 10 की पावर -2 मोलर आ जाएगा। अब यहाँ पर pH निकालना है। थर्ड हमें क्या निकालना है, pH निकालना है भाई। pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, सॉरी ऐसे कर सकते हैं कि -2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो आंसर क्या जाएगा, 2। तो pH कितना जाएगा, 2। तो ये तीनों चीज बहुत आराम से निकल गई कि अल्फा भी निकल गया, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी निकल गया और pH भी निकल गया रफ्तार से एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर 100% गारंटी होगी, याद रखना है इस क्वेश्चन में 100% गलती होगी। अब वो देखना वो गलती आप क्या कर रहे हो। क्वेश्चन है 4 10 की पावर -3 मोलर H2CO3 इफ अल्फा इक्वल टू 10% देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ pH। ठीक है, हमें
हमें 10⁻³ मोलर H2CO3, ठीक है। अल्फा हमें 10% दे के रखा हुआ है, तो हमें पीएच निकालना है। तो पीएच क्या होता है यार, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ, पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना। अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है यार कहीं से, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है C अल्फा, ठीक है। C कितना है 10⁻³ अल्फा कितना है 10%, दैट इज कितना होगा 0.1, दैट इज 10⁻⁻1। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकले 10⁻⁻4 मोलर, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है ना, वो नॉर्मलिटी में ली जाती है यार। यहाँ पर गलती होगी, याद रखना है, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो। यहाँ पर जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है वो नॉर्मलिटी में ली जाती है। अब यहाँ पर नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। अब यहाँ पर जो H2CO3 है, एसिड है, एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी की कितना H प्लस डोनेट कर सकता है, तो ये कितना डोनेट कर सकता है 2, तो इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी कितना है 10⁻⁻4 इंटू 2। तो यहाँ पर जो नॉर्मलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है भाई 2 इंटू 10⁻⁻4। तो पीएच निकालते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ -4 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 0.30 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 3.70, आपका पीएच होगा 3.70। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है ना, वो नॉर्मलिटी में ली जाती है, ना कि मोलरिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है यार, क्योंकि अपन को इतनी आदत हो जाती है उसे देखकर। क्योंकि आप जब सोच रहे होगे कि जो अपन ने पिछले क्वेश्चन करे उसमें तो मोलरिटी ले ली, उसमें इसलिए मोलरिटी ले ली क्योंकि जितने भी अपन ने अभी तक क्वेश्चन करे हैं उसमें बैलेंस फैक्टर 1 था। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लें तो नॉर्मलिटी में लें, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या सीख लिया उसकी बात करते हैं। आज अपन ने 2 चीज सीखी, एक तो ऐसे फैक्टर्स सीखे जो हमारे अल्फा को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, और दूसरे हमने मिक्सिंग ऑफ आयन के बारे में बहुत अच्छा सीखा कि कॉमन आयन इफेक्ट एंड ओड आयन इफेक्ट, और कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लिए जो हमारे दिमाग को क्या करें खोल सकते हैं, कहाँ गलती हो सकती है इसकी बात कर ली, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन भाई जाने से पहले तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।